एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये सेकंड पार्ट है और आज की इस वीडियो में जो भी हम टॉपिक्स को करने जा रहे हैं ये हम की लिस्ट, उसमें है डाटा एनकैप्सुलेशन, एक्सेस मॉडिफायर्स विद एग्जांपल, और उसके बाद बताएंगे हम एक बहुत ही अच्छी चीज और वह है मेन्यू ओरिएंटेड प्रोग्राम यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करके आपको बहुत ही अच्छा प्रोग्राम सिखाएंगे और वो भी मेन्यू ओरिएंटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा एनकैप्सुलेशन की। तो डाटा एनकैप्सुलेशन की अगर बात की जाए तो ये देखिए ये सभी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट कर लेंगे और तब तक मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए एनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एनकैप्सुलेशन जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। और अगर बात करें एनकैप्सुलेशन की तो देखिए एनकैप्सुलेशन जो वर्ड आया ये आया है कैप्सूल से, और कैप्सूल का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को मिक्स करके बाइंड कर देना और उसको प्रोटेक्शन देना, ये कहलाता है एनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे वही मतलब है कि आप अपने डाटा को, इट मीन्स आप अपने मेंबर्स को जो क्लास के अंदर आप डिफाइन करते हैं उनको हम बाइंड कर देते हैं और उनको प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। जैसे कि किसी मेंबर्स को हम चाहते हैं कि क्लास के बाहर यूज करना है और हम चाहते हैं किसी को क्लास के बाहर यूज नहीं करना है, तो ये सब बातें कहलाती है डाटा एनकैप्सुलेशन। तो नेक्स्ट है देखिए एनकैप्सुलेशन कैन बी अचीव्ड बाय डिक्लेयरिंग द डाटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास आइदर एज प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो एनकैप्सुलेशन को हम ऊप्स के अंदर अचीव कर सकते हैं अपने डाटा को या अपने फंक्शंस को प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करके। अब ये प्राइवेट क्या है और ये प्रोटेक्टेड क्या है ये बताएंगे आपको धीरे धीरे। उसके बाद आप समझिए कि एनकैप्सुलेशन हेल्प करता है, हम अपने कोड को रीडेबल बना सकते हैं जिससे कि वो इजीली समझ में आ जाए और उसको हम मॉडिफाई भी कर सकें। उसके बाद है कि एक क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। जब आप कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो क्लास एनकैप्सुलेशन का एक एग्जांपल है एज इट एनकैप्सुलेट्स, और वो बाइंड हो जाते हैं जितने भी डाटा और मेंबर फंक्शंस हैं या वेरिएबल्स हैं उनको हम बाइंड कर लेते हैं एक ही नाम के अंडर में, तो उसे कहते हैं डाटा एनकैप्सुलेशन। तो डाटा एनकैप्सुलेशन आप समझ गए होंगे और अब बताते हैं हम आपको एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर्स तीन तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड की बात तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट की। देखिए पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपने पब्लिकली कोई वेरिएबल डिफाइन किया या पब्लिकली कोई फंक्शन डिफाइन किया क्लास के अंदर, तो आप उसको उस क्लास में भी यूज कर सकते हैं और उस क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपने डिफाइन कर दिया उसको प्राइवेटली तो फिर उसको हम एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ उसी क्लास के अंदर जिस क्लास में आपने उसको डिफाइन किया है। और प्रोटेक्टेड तो वैसे बाद में आएगा, थोड़ा समझ लेते हैं। तो प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस्ड इन द सेम क्लास एंड इन सब क्लास ऑल्सो। ये सब क्लास क्या होती है सिखाया जाएगा आपको आने वाली वीडियोस के अंदर। फिलहाल हम बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट की और चलते हैं आईडीई में और बताएंगे आपको कि किस तरीके से हम पब्लिकली यूज करते हैं और किस तरीके से हम प्राइवेट को यूज करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले अपनी उस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं IO स्ट्रीम, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। और अब यहाँ पे क्लास का नाम, क्लास सपोज मैंने यहाँ पे क्लास बनाई रेक्टेंगल। देखिए क्लास का नाम आप यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं, कैपिटल में रखें, स्मॉल में रखें, कोई मैटर नहीं करता क्योंकि यूजर डिफाइंड नेम है, वो कैसे भी रख सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है फ्लोट में लेंथ और ब्रेथ और उसके बाद एरिया AR। और अब मैंने यहाँ पे क्लास को बंद कर दिया। देखिए क्लास के अंदर आप खाली वेरिएबल भी ले सकते हैं, क्लास के अंदर आप फंक्शन भी ले सकते हैं और क्लास के अंदर दोनों चीजें भी ले सकते हैं। और आने वाली वीडियो में समझाएंगे आपको हम क्लास के अंदर क्लास भी बना सकते हैं। उसके बाद लेंगे हम इंटीजर में मेन मेथड, और उसके बाद अब हम यहाँ LBAR इन तीनों वेरिएबल को यूज कर लेते हैं, इनपुट कर लेते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ L और B। ये मैंने इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को इनपुट कर लिया है L में और B में। उसके बाद मैं यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करता हूँ L इंटू B, और इसको अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। ये देखिए ये मैंने प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो डेफिनेटली एरर देगा क्योंकि ये जो वेरिएबल है LB ये हमने इस स्कोप में डिफाइन नहीं किए, ये हमने दूसरे स्कोप में डिफाइन किए, मीन्स क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं, तो इसलिए एरर देगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको रन किया क्लिक करके और आपके सामने एक एरर आ रही है कि देखिए L was not
डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, कि आपने एल बी जितने भी वेरिएबल्स हैं इस स्कोप में डिफाइन नहीं किए, इसलिए डेफिनेटली इसमें एरर दे रहा है। तो इसको रन करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो वेरिएबल्स हैं इनको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो ये क्लास का नाम हमारे वो है रेक्टेंगल। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पहले क्लास का नाम और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम। ये नाम आप कोई भी रख सकते हैं। अब जहां भी आप इन वेरिएबल्स को यूज करेंगे LBAR को, तो देखिए R डॉट आपको सबके आगे लगाना पड़ेगा, तभी आप इन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। तो किसी भी क्लास के मेंबर को अगर यूज करना है तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो डेफिनेटली फिर से एरर देगा, लेकिन इस बार एरर कुछ और आएगी। तो वो देखिए एरर क्या आ रही है, तो ये कहेगा कि आपने इनको प्राइवेटली डिफाइन कर रखे हैं। ये देखिए लिखा रहा है एरर रेक्टेंगल L इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि आपने इन वेरिएबल्स को L को और B को और AR को ये डिफाइन कर रखे हैं क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट माने जाते हैं प्राइवेट। और प्राइवेट वेरिएबल्स को या फंक्शंस को आप क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट से भी यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी थोड़ी प्रोटेक्शन कम करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको इनको डिफाइन करना पड़ेगा पब्लिक। और पब्लिक के बाद या प्राइवेट के बाद आप थोड़ा सा गैप दें, जिससे कि समझने में आसानी रहे कि ये इसी सेक्शन के अंदर के वेरिएबल हैं। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो अब इसमें कोई एरर नहीं आएगी। देखिए मैंने रन किया और अब ये रन हो रहा है, और यहाँ पे लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ LB, ये मैंने L की वैल्यू डाल दी सपोज, और ये B की वैल्यू डाल दी, और ये देखिए इसके सामने एरिया निकल के आ गया। राइट, तो ये था। अगर आप वेरिएबल्स को प्राइवेट लेंगे तो उनको क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें प्राइवेट ही रखना है तो फिर उनको यूज कैसे करते हैं। देखिए मैंने इनको प्राइवेट ही रखा है, तो फिर इनको यूज करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, एक मेथड, एक फंक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्लास के अंदर, क्योंकि अब ये वेरिएबल है ये प्राइवेट हो चुके हैं। और प्राइवेट को यूज करने के लिए आपको क्लास के अंदर एक फंक्शन तो एटलीस्ट बनाना ही पड़ेगा, और वो फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको पब्लिक। तो ये मैंने फंक्शन ले लिया एरिया, और इसके अंदर अब मैं सारा काम करता हूँ, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ L, B, ये मैंने वेरिएबल डिफाइन की है, उसके बाद L और B, और यहाँ पे मैंने एरिया को कैलकुलेट कर लिया L इंटू B, ये देखिए, और मैंने यहाँ पे इसको एरिया को प्रिंट भी कर दिया है इस तरीके से, ये मैंने इसको प्रिंट कर दिया है। अब मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करना है, ये चीजें यहाँ से हम हटा देंगे, क्योंकि हमने ये सब ऊपर ले चुके हैं क्लास के अंदर, और इन सबको हटाइए, और बस आपको सिंपल एक काम करना है, R डॉट एरिया, उस फंक्शन को कॉल करना है जिस फंक्शन के अंदर आपने ये सारा काम किया है। इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप किसी क्लास के अंदर के जो मेंबर हैं, देखिए L है, B है, AR है, इनको हम इसी क्लास में यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इनको यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट तब बनाते हैं जब आपको इन मेंबर्स को क्लास के बाहर यूज करना है। जैसे एरिया फंक्शन है, तो एरिया फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे मेन फंक्शन में, देखिए हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट लगा के हमने इसको कॉल कर लिया है। क्योंकि ये पब्लिक है तो कॉल कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक नहीं बनाएंगे, यहाँ पब्लिक नहीं लिखेंगे, तो फिर ये भी प्राइवेट सेक्शन में आ जाएगा, फिर यहाँ पे डेफिनेटली एरर शो करेगा। तो हम इसको यहाँ से रन करते हैं, तो देखिए अब हमारा प्रोग्राम फिर से सक्सेसफुली रन होगा। तो ये देखिए, और यहाँ पे डाल L की वैल्यू 23 और B सपोर्ट 45, और जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने ये एरिया शो हो गया है। तो अगर आप प्राइवेट डिफाइन करते हैं तो उनको एक्सेस करने के लिए कम से कम एक मेंबर फंक्शन तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा पब्लिकली, तभी आप इन प्राइवेट को यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फायदा किसमें है, प्राइवेट डिफाइन करने में फायदा है या इन वेरिएबल्स को पब्लिकली डिफाइन करने में फायदा है। देखिए डिफाइन करना चाहिए प्राइवेटली। अगर प्राइवेट से काम चलता है तो प्राइवेट ही डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट डिफाइन करने से वे वेरिएबल्स सिक्योर रहते हैं, उनको क्लास के बाहर हम यूज नहीं कर सकते, ये इसमें फायदा रहेगा। अगर मजबूरी है तो पब्लिक करना ही पड़ेगा। जैसे फंक्शन है, मजबूरी है कि कॉल करना है मेन फंक्शन से, प्रोग्राम तो मेन चलता है, तो इसलिए हमें इसे पब्लिकली डिफाइन करना ही पड़ेगा। राइट, और अब हम बात करते हैं उस एक्सरसाइज की। तो इसमें करना यह है कि एक बैंक नाम की क्लास आपको डिफाइन करनी है, और इस क्लास के अंदर अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का नाम और बैलेंस, ये तो हो गए हमारे डाटा मेंबर मतलब वेरिएबल, और ये है मेंबर फंक्शन इनपुट डाटा, डिपॉजिट, विड्रॉ और डिस्प्ले बैलेंस जैसे, और ये है इसका ऑब्जेक्ट का नाम कस्टमर। तो बैंक नाम की क्लास हो गई, और ये क्लास के मेंबर्स कहलाएंगे, और इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, जिससे इन मेंबर को हम कॉल करेंगे।
अब इसके आउटपुट को अगर देखें तो हम चाहते हैं कि ये आउटपुट आए, इसे कहते हैं मेन्यू ओरिएंटेड। इसमें क्या है कि जैसे आप रन करेंगे तो आप ये इनपुट करेगा एंटर चॉइस, और ये ऑप्शंस आपके सामने होंगे, और जैसे यूजर यहाँ पे इनपुट करेगा 1 प्रेस करेगा 1, तो 1 प्रेस करते ही तो अकाउंट डिटेल यहाँ से इस फंक्शन के थ्रू, इस ऑप्शन के थ्रू वैल्यू इनपुट हो जाएगी। वो इनपुट करेगा अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम और बैलेंस। उसके बाद अगर यूजर टाइप करता है यहाँ पे 2, तो जैसे 2 प्रेस करेगा तो फिर उसी बैलेंस में अमाउंट डिपॉजिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा हमें। और अगर 3 नंबर प्रेस करते हैं तो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, और 4 नंबर से आप बैलेंस को शो कर सकते हैं। जब तक आप 5 नंबर नहीं दबाएंगे तो ये मेन्यू के अंदर ही रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो मेन्यू के अंदर ही कैसे रहेगा भी बताएंगे हम आपको। तो चलते हैं आईडीई में और बताते हैं कि ये प्रोग्राम बनता किस तरीके से है। और यहाँ पे हम सबसे पहले वही अब हैश इंक्लूड से अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, IOStream, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद यहाँ पे क्लास डिफाइन करेंगे बैंक। और ये देखिए मैंने क्लास डिफाइन की बैंक आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं इसको, जिससे कि आपको और अच्छे से दिखाई देगा। ये मैंने साइज थोड़ा सा बढ़ा लिया है इसका, मैंने 18 कर दिया है, अब थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया, ये देखिए। और अब यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल डिफाइन करने अकाउंट नंबर, इंटीरियर में लेते हैं अकाउंट नंबर, छोटा नाम लेते हैं ACC_NO अकाउंट नंबर। उसके बाद लेंगे हम स्ट्रिंग में आएगा अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम खाली नेम रख लेते हैं। और उसके बाद लेंगे देखिए बैलेंस, इसको ले लेते हैं फ्लोट में, ये ले लिया हमने बैलेंस फ्लोट में। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इनपुट डाटा और डिपॉजिट, ये है हमारे मेंबर फंक्शन, तो इनको रख लेते हैं पब्लिक में, क्योंकि इनको हमें मेन फंक्शन से कॉल करना है। तो अब यहाँ पे आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे void इनपुट और यहाँ पे डाटा, राइट। और अब यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर लेते हैं cout एंटर द अकाउंट नंबर, ये सबसे पहले अकाउंट नंबर को इनपुट करेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको CIN से इनपुट कर लेते हैं ACCNO, इस वेरिएबल के अंदर में इसको इनपुट करा लिया। उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं एंटर नेम। अब यहाँ पे हमने नेम भी इनपुट करा लिया है, ये देखिए। और उसके बाद हम इनपुट कर लेते हैं एंटर बैलेंस, ये देखिए बैलेंस को हमने इनपुट कराया है कि अकाउंट में कितना बैलेंस है फिलहाल, और ये हमने बैलेंस को भी इनपुट करा लिया। तो एक मेथड तो हमारा बन चुका है, एक मेंबर फंक्शन डिफाइन हो चुका है, ये वाला इनपुट डाटा। अब बनाएंगे डिपॉजिट वाला फंक्शन। तो अब यहाँ पे फिर से void डिपॉजिट, ये हमने इसको डिफाइन कर लिया। और यहाँ पे देखिए मैं एक वेरिएबल दे लेते हैं अमाउंट, कि आपको कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर अमाउंट, कि आपको कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है। और उसके बाद हमने इसको भी इनपुट कर लिया। और अब यहाँ बैलेंस में इसको ऐड कर लेते हैं, बैलेंस इक्वल टू जो पहला बैलेंस होगा उसमें हम प्लस कर देंगे किसको, अमाउंट को। और अब यहाँ पे ये फंक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बनाएंगे हम विड्रॉ वाला फंक्शन। तो यहाँ पे आएगा void विड्रॉ, इस तरीके से ये फंक्शन भी हमने डिफाइन कर लिया। और यहाँ पे भी एक वेरिएबल लेते हैं अमाउंट AMT। देखिए जो वेरिएबल आपने यहाँ पे डिफाइन किया है आप इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वेरिएबल लोकल वेरिएबल है ये इसी फंक्शन तक काम करेगा। अब यहाँ पे आपको फिर से और अलग अलग फंक्शन में एक नाम के 2 वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं। और अब इसको भी इनपुट कर लेते हैं एंटर अमाउंट, कि आपको कितना अमाउंट विड्रॉ करना है। उसके बाद इसको भी इनपुट कर लेते हैं CIN से AMT के अंदर। अब देखिए अगर अमाउंट आप यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं और बैलेंस अगर हमारे पास शॉर्ट है तो फिर ये मैसेज देना चाहिए कि बैलेंस इज शॉर्ट। तो यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे कि इफ अमाउंट ग्रेटर देन बैलेंस, तो फिर ये प्रिंट करेगा cout बैलेंस इज शॉर्ट। इस तरीके से बैलेंस इज शॉर्ट, कि बैलेंस कम है, आप इतने अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर बैलेंस शॉर्ट नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये करेगा बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट, तो उसमें से बैलेंस माइनस हो जाएंगे। तो ये मेथड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम बनाएंगे मेथड कौन सा, ये देखिए डिस्प्ले वाला, डिस्प्ले बैलेंस। अब यहाँ पे करेंगे void डिस्प्ले, ये डिस्प्ले वाला मेथड भी ले लिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसको सिर्फ प्रिंट करना है डिटेल के साथ, ये अकाउंट नंबर है, ये नाम है और ये इसका बैलेंस है। इस तरीके से cout, और यहाँ पे कर देंगे अकाउंट नंबर, ये नंबर हमने डिफाइन प्रिंट कर दिया है इस तरीके से ACCNO। देख लेते हैं वेरिएबल नेम क्या है, ये देखिए क्लास हमारी ये और वेरिएबल नेम है हमारे यहाँ पे देखिए ACCNO, अंडरस्कोर भी है तो आपको सेम नाम देना पड़ेगा।
ACCNO, ये देखिए, और ये हमने इसको भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। और अब प्रिंट करते हैं नेम को। नेम, ये मैंने नेम भी प्रिंट कर दिया है, इस तरीके से नेम भी प्रिंट हो गया है। उसके बाद अब प्रिंट करेंगे बैलेंस को। बैलेंस को भी हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, राइट, ये हो गया बैलेंस भी प्रिंट। तो इस तरीके से हमने ये सभी फंक्शंस को यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। बैलेंस को भी शो कर दिया है और हमने डिपॉजिट भी किया है, विड्रॉ भी किया है। और अब यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो बंद हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, इंट मेन। और इसके अंदर आपको क्या करना है, मेनू डिफाइन कर लेते हैं। ये मेनू क्रिएट कर लेते हैं। 1 नंबर पे आएगा इनपुट अकाउंट डिटेल, इनपुट अकाउंट डिटेल। तो उसके बाद फिर नंबर 2 पे आ जाएगा डिपॉजिट। नंबर 2 पे ये हो गया डिपॉजिट का ऑप्शन। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाएगा विड्रॉ, ये आ गया हमारा ऑप्शन विड्रॉ का। और उसके बाद फिर यहाँ पे सी आउट। नंबर 4 पे डिस्प्ले बैलेंस, डिस्प्ले बैलेंस, ये आ गया डिस्प्ले बैलेंस का ऑप्शन। और उसके बाद नंबर 5 पे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट, ये बाहर कैसे निकलेगा ये बताया जाएगा आपको थोड़ी देर में। और उसके बाद फिर ऑप्शन यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। और उसके बाद अब यहाँ पे भी लाइन चेंज। और अब यहाँ पे करेंगे एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस कि आपको कौन सा ऑप्शन करना है इनमें से। और कोई हम चॉइस में इनपुट कर लेते हैं। चॉइस वेरिएबल को भी आप यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं इंटीजर में, ये डिफाइन कर लिया है। अब आप यहाँ पे तो स्विच केस यूज कर सकते हैं या फिर इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। चलिए मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे इफ कंडीशन। तो इफ ब्रैकेट में चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर आपने 1 प्रेस किया तो फिर फंक्शन कॉल होना चाहिए कौन सा, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। देखिए 1 नंबर पे इनपुट डाटा। और किसी भी क्लास के फंक्शन को यूज करने के लिए आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, पहले उस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, बैंक। और आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेते हैं सबसे ऊपर, जिससे कि आप उसको ऑब्जेक्ट को कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया बैंक और कस्टमर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ये देखिए बैंक नाम की क्लास है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, मैंने पे क्रिएट कर लिया है। और अब यहाँ पे मैं इसे कॉल कर लेता हूँ इस तरीके से, कस्ट डॉट इनपुट डाटा। जो भी आपने फंक्शन का नाम लिया है, इनपुट डाटा अगर है तो इनपुट डाटा। तो आप चेक कर लेते हैं कि हमने क्लास का नाम क्या लिया और बैंक, और हमने फंक्शन लिया इनपुट डाटा, बिल्कुल सही है। तो इनपुट डाटा को आप यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, अंडरस्कोर लगा के इनपुट डाटा, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एलसिफ और चॉइस में डाल देंगे इक्वल टू 2 और यहाँ पे कॉल करेंगे डिपॉजिट नाम का फंक्शन। उसके बाद फिर एलसिफ और चॉइस इक्वल टू डाल देंगे हम यहाँ पे 3 और यहाँ पे कॉल करेंगे विड्रॉ, कस्ट डॉट विड्रॉ। इस तरीके से ये हमने इसको भी कॉल कर लिया है। और नंबर नेक्स्ट पे है चॉइस हमारी डिस्प्ले बैलेंस। तो चॉइस इक्वल टू 4 और यहाँ पे फंक्शन नाम डाल देंगे कस्ट डॉट डिस्प्ले, जो भी आपने नाम दिया फंक्शन को वो देना पड़ेगा। और उसके बाद नंबर 5 पे है चॉइस, अगर 5 है तो फिर हमें करना यह है कि प्रोग्राम से बाहर निकलना है। तो एग्जिट फंक्शन आप यूज करेंगे और एग्जिट फंक्शन के लिए आपको एक हेडर फाइल भी डिफाइन करनी पड़ेगी, ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी हेडर फाइल। देखिए यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं हैश इंक्लूड और यहाँ डाल देंगे stdlib.h। इस हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे तभी ये फंक्शन हमारा काम करेगा। और अब अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये देखिए अभी एक ही बार चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको मैक्सिमाइज कर लिया है। और अगर आपको इस प्रोग्राम को नोट करना है तरीके से तो देखिए यहाँ पे आप स्टार्टिंग समझिए, ये मैंने क्लास बनाई बैंक और ये वेरिएबल्स और ये इसके फंक्शन हो गए हैं। और ये देखिए धीरे धीरे चलते हैं, ये इनपुट डाटा फंक्शन, उसके बाद डिपॉजिट वाला फंक्शन और उसके बाद विड्रॉ वाला फंक्शन और उसके बाद फिर ये डिस्प्ले बैलेंस वाला फंक्शन और फिर हमारा मेन फंक्शन। ये मेन्यू बनाया हमने और ये सबको हमने कॉल कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ से रन करता हूँ। जैसे आप इसको रन करेंगे तो देखते हैं क्या करते हैं, एरर शो कर रहा है और एरर आई है कि कहीं ना कहीं ब्रेस की गड़बड़ है। तो इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कहाँ मिस्टेक है। तो चेक कर लेते हैं ब्रेस की गड़बड़ कहाँ है। ये देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये जो फंक्शन हमारा एल्स का ब्रेस और उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रेस बंद नहीं किया है, तो ये गड़बड़ थी ब्रेस की। अब इसको फिर से रन कर लेते हैं। ये मैंने रन किया और जैसे आप इसको रन करेंगे अभी भी एरर है, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग हो गई, तो ये इसको भी लगा देते हैं। तो यही अच्छा तरीका है कि आप इसको बनाइए और जो मिस्टेक्स को ठीक कीजिए। अब ये कह रहा है कि फंक्शन मेन में कुछ, यहाँ पे देखिए CIN, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप इसको भी ठीक कीजिए यहाँ से। और ये मैंने रन किया, फिर से रन करते देखिए अभी भी एरर है
और एरर है बैंक हैज नो नेम डिपॉजिट। डिपॉजिट स्पेलिंग DEPOSIT, यहाँ पे मिस्टेक हो गई और यहाँ पे इसको भी ये देखो एरर भी ठीक करना जरूरी है और ये हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। और अब इसको फिर से रन करते हैं। ये देखिए इस बार भी एरर है, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, हटा देते हैं और अब फिर से रन करेंगे। ये देखिए रन किया और इस बार भी एक एरर है, देखिए हैज नो मेंबर विड्रॉ, विड्रॉ WITHDRAW। अब चेक कर लेते हैं कि ऊपर किस नाम से फंक्शन है। ये देखिए फंक्शन है किस नाम से, विड्रॉ WITH यहाँ पे मिसिंग है और इसको यहाँ पे अब रन करते हैं। तो ये देखिए रन किया और अब आपके सामने कोई एरर नहीं आई और ये आ गई ऑप्शन। अब मैंने यहाँ पे डाला सपोज 1 नंबर, जैसे 1 दबाएंगे तो एंटर अकाउंट नंबर सपोज 191, उसके बाद नाम सपोज मैंने राहुल और यहाँ पे बैलेंस सपोज 20,000 और ये देखिए एंटर करते ही यहाँ से बाहर निकल गया प्रोग्राम। ये नहीं करना हमें इसको मेन्यू के अंदर ही रखना है, जिससे कि हम जब 4 नंबर या 5 नंबर प्रेस करेंगे तभी ये बाहर आएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाइल लूप लगाइए और डाल देंगे तो 1 और ये ब्रेस बंद हो गया। और उसके बाद फिर इस ब्रेस को हम कहाँ बंद करेंगे, तो ये लास्ट में इसको बंद कर देंगे यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया है इस तरीके से। तो ये वाइल 1 जो हमने लिखा है इसका मतलब ये है 1 का मतलब होता है ट्रू, तो ये हमने कांस्टेंट वैल्यू डाल दी तो ये एक तरह से इनफाइनाइट लूप हो गया। ये चलता ही रहेगा जब तक आप इसको 5 नंबर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ ब्रेस बंद किया और ब्रेस हमने ओपन कहाँ पे किया, वाइल का, जहाँ पे वाइल लूप लगाया है ये हमने बंद कर दिया है, ओपन कर दिया वाइल का ब्रेस। और ये देखिए वाइल हमने लगाया कहाँ पे, इस मेनू को हमने ब्रेस के अंदर ले लिया है। और अब मैं इसको रन करता हूँ। जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये आ गया मेन्यू। और अब आप यहाँ प्रेस करेंगे 1, अकाउंट नंबर सपोज 101, नाम दे सपोज वही राहुल और बैलेंस, और जैसे एंटर करेंगे तो देखिए मेन्यू फिर से आ रहा है कि अब आपको क्या करना है। इनपुट तो हो चुकी वैल्यू, सपोज मुझे बैलेंस चेक करना है तो आप नंबर 4 प्रेस करेंगे। 4 प्रेस करते देखिए ये आपको क्या शो कर रहा है, 4 नंबर से कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अब चेक कर लेते हैं कि क्या मिस्टेक कहीं ना कहीं रह गई होगी, तो वो मिस्टेक चेक कर लेते हैं, क्यों नहीं बैलेंस चेक किया। तो ये था डिस्प्ले बैलेंस की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो पहले हमने स्पेलिंग ठीक कर लिया और बैलेंस का फंक्शन हमारा ये है ही। और उसके बाद आप देखते हैं कहाँ मिस्टेक रह गई, नंबर 4 पे। नंबर 4 लिखना भूल गए हम, नंबर 3 आ गया 2 बार, इसलिए नंबर यहाँ पे 4 करना है आपको, ये नंबर 4। अब इसको रन कर लेते हैं और जैसे ही रन करेंगे तो देखिए वापस फिर से इनपुट करना पड़ेगा डाटा। नंबर 1 पे 101 डाल दिया हमने, ये नाम डाल दिया राहुल और ये बैलेंस। और ये देखिए अब नंबर 4 प्रेस कर लेता हूँ। 4 प्रेस करते देखिए शो किया इसने कि अकाउंट नंबर ये और नाम ये और बैलेंस ये। यहाँ पे /n लगा देंगे इनपुट से पहले तो और अच्छा लगेगा देखने में। और अब यहाँ पे चॉइस फिर से इनपुट कर रहा है, इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो चॉइस फिर से इनपुट कर रहा है, सपोज मैंने यहाँ पे किया 2 नंबर और 2 नंबर पे होता है डिपॉजिट, और यहाँ पे डाल सपोज मैंने यहाँ पे 3000 और डिपॉजिट कर दिए हैं और एंटर करेंगे। और यहाँ पे अब मैं फिर चेक करता हूँ डिस्प्ले बैलेंस नंबर 4 नंबर से। देखिए बाहर नहीं निकलेगा जब तक आप 5 नंबर नहीं दबाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 4 प्रेस किया तो बता रहा है अकाउंट नंबर ये है, नेम ये है और बैलेंस हो गया हमारा 23,000। अब ये पूछ रहा है कि अब क्या करना है। सपोज मुझे विड्रॉ करना है नंबर 3 से और नंबर 3 में डाल दिया मैंने अमाउंट डाल सपोज मैंने 50,000, जबकि इतना बैलेंस हमारे पास नहीं है 50,000। तो ये क्या करेगा, एरर शो कर देगा। ये कहेगा कि आपके पास बैलेंस इज शो। ये हमने ऑप्शन चॉइस दे रखी है, वहाँ पे कंडीशन लगा रखी है कि अगर आप इस तरीके से अमाउंट डालेंगे जितना हमारे पास बैलेंस भी नहीं है तो ये प्रिंट करेगा बैलेंस इज शॉर्ट। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, इसमें से मैं 10,000 डिपॉजिट कर लेते हैं। ये मैंने डिपॉजिट किया और अब चेक करते हैं नंबर 4 से बैलेंस को। तो ये देखिए अब बैलेंस होगा 33,000। अब मैं कर लेता हूँ विड्रॉ, और विड्रॉ में 3,000 को में से मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। नंबर 3 प्रेस करेंगे और यहाँ डाल देंगे 3,000। तो ये देखिए एंटर किया और अब मैं बैलेंस चेक करता हूँ नंबर 4 से। तो देखिए नंबर 4 जिसे आपने प्रेस किया तो बता रहा है कि अब 30,000 बैलेंस इसमें बचा हुआ है। तो ये था हमारा मेन्यू ओरिएंटेड प्रोग्राम। अब मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए 5 नंबर प्रेस करूंगा और जैसे आप 5 नंबर दबाएंगे तो देखिए प्रोग्राम से बाहर आ चुका है और प्रेस यानी कि करते वापस हम प्रोग्राम के अंदर आ चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपको मेरी वही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।